दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका बाल विकास मनोविज्ञान का होगा। और दोस्तों आप जानते हैं बाल विकास मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं CDP, अर्थात इंग्लिश में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CTET UPTET का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत ही ज़बरदस्त नंबर मिलते हैं। अर्थात अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेते हैं CDP की तो आप 30 में से आसानी से 30 में 28, 29 और कभी कभी तो 30 में 30 नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होगा। ये वीडियो ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो अब तक CTET 2011 से लेकर 2019 तक और UPTET 2011 से लेकर 2019 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं 9 साल के, उन सभी परीक्षाओं में जितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोगों ने इस वीडियो में शामिल किया है और वो भी हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में अपने नोटबुक में नोट करके रखा है ताकि आप लोगों को बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोगों को दिया जा सके, जिससे कि आप लोगों का समय बचे और आप आसानी से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी की आगामी CTET UPTET की परीक्षा में बेहद ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बाल विकास मनोविज्ञान का। और दोस्तों इसके पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी बताना चाहूंगा कि बाल विकास मनोविज्ञान के ऑलरेडी 5 पार्ट के वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं जो कि सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी के सभी आपके हैंडराइटिंग नोट्स से ही लिए गए हैं। तो दोस्तों हैंडराइटिंग नोट में वही क्वेश्चन को लिखा जाता है कॉपी में जो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों उसी के क्रम में आज आपका ये 6वें पार्ट का वीडियो होगा बाल विकास मनोविज्ञान का। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप उन 5 पार्टों के वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिलेगा आगामी CTET की परीक्षा में और UPTET की परीक्षा में। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं 6वें पार्ट का वीडियो। और 6वें पार्ट की वीडियो में आपका आज का पहला प्रश्न है बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रतिपादक से स्टार्ट होगा। और इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं कि सिद्धांत आपका बाएं साइड में है, दाहिने साइड में आपका प्रतिपादक है। तो दोस्तों इसमें शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा किया गया था और ये नियम अभी वर्तमान में मान्य नहीं है। दूसरा है आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत है ये मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था और इन्होंने बताया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में कि इसमें जनरल और स्पेसिफिक होता है, अर्थात G और S होता है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत आपका मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था और थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत के बारे में बताया था कि ये सामाजिक होता है, अमूर्त होता है और मूर्त होता है। दोस्तों इसके बाद अगला सिद्धांत है बुद्धि का, वो है आपका बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसमें 7 तरह की योग्यताओं के बारे में थर्स्टन ने बताया था समूह कारक सिद्धांत के बारे में। अगला प्रश्न है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन के द्वारा दिया गया था और फिलिप बर्नन ने बहुत ज़्यादा स्पीयरमैन के सिद्धांत को समर्थन दिया था, अर्थात स्पीयरमैन के सिद्धांत से मिलता जुलता ही नियम आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत भी है जो कि फिलिप बर्नन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला नियम है आपका बुद्धि का संरचना सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि संरचना सिद्धांत आपका JP गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था और JP गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत में बताया था संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, स्मृति और मूल्यांकन। अर्थात बुद्धि संरचना सिद्धांत में JP गिलफोर्ड ने संज्ञान के बारे में, बुद्धि अभिसारी होता है, बुद्धि अपसारी होता है, स्मृति होता है, मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों ये बुद्धि संरचना सिद्धांत में JP गिलफोर्ड ने बताया है। अगला प्रश्न है आपका बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत RB कैटल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला सिद्धांत है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत आपका हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था और हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया था कि भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, गतिक, सांगीतिक, व्यक्तिगत, आत्मन और प्रकृतिवादी होता है। अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत आपका भाषिक होगा, तार्किक होगा, गणितीय होगा, स्थानिक होगा, गतिक होगा, सांगीतिक होगा, व्यक्तिगत होगा, आत्मन होगा और प्रकृतिवादी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका बुद्धि का ये जो संरचना सिद्धांत है ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न चालू होगा और इस प्रश्न का उत्तर आपका सामने, यानी कि सबके सब जो प्रश्न होंगे ये आपके वन लाइनर होंगे। वन लाइनर आप लोग समझ रहे होंगे कि एक लाइन में प्रश्न और उत्तर होता है, उसी को वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर कहते हैं। तो दोस्तों अब वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से चालू होते हैं बाल विकास मनोविज्ञान के।
इसमें आपका वन लाइनर में आपका क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा अर्थात सीएल हल के द्वारा दिया गया था, अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो भी बालक या बालिकाएं पढ़ने में अक्षम होते हैं उनको बीमारी होती है डिस्लेक्सिया की। कौन सी बीमारी? डिस्लेक्सिया होती है। सीखने की अक्षमता, तो दोस्तों सीखने की अक्षमता जिसको होता है उसको डिस्फेजिया की बीमारी होती है। उसके बाद अगला है आपका लिखने की अक्षमता, तो दोस्तों जिस भी बालक या बालिका को लिखने की अक्षमता होती है उसको डिस्ग्राफिया की बीमारी होती है। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्लेक्सिया, ये सारी 4-5 बीमारियां होती हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है आपका गणित की अक्षमता, अर्थात गणित में जो बालक बालिकाएं कमज़ोर होते हैं उनको जो दिक्कत होती है उसको क्या कहते हैं? वर्बल डिस्कैल्कुलिया, अर्थात उनको जो बीमारी होती है उसको क्या कहेंगे? डिस्कैल्कुलिया। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मैकडूगल ने संवेगों के बारे में बताया था। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग के तत्व होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका भय, दूसरा घृणा, तीसरा क्रोध, चौथा वात्सल्य, पांचवां करुणा व दुख, छठवां आश्चर्य, सातवां भूख, आठवां आत्माभिमान या सकारात्मक और नौवां है आत्माभिमान नकारात्मक। अर्थात आठवां और नौवां जो दोनों है ये आपका आत्माभिमान है, आत्म स्वाभिमान है, और इसमें आपका आत्म स्वाभिमान में नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। और इसी के बाद 10वां है आपका कामुकता, 11वां है एकाकीपन, 12वां है कृति भाव, 13वां है अधिकार भावना और 14वां है आपका आमोद। दोस्तों इस प्रकार से ये 14 संवेग के तत्व हैं जिसको मैकडूगल ने बताया था, और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है सीटेट में। अगला प्रश्न है आपका, पावलोव कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों पावलोव जो थे मनोवैज्ञानिक ये रूस के निवासी थे। कहाँ के थे? पावलोव रूस के निवासी थे। अगला प्रश्न है आपका, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो दोस्तों पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो कुत्ते पर किया था। किस पर? कुत्ते पर। अगला प्रश्न है आपका, पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों पावलोव को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस पर मिला था? तो दोस्तों पावलोव को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो पाचन प्रक्रिया पर दिया गया था, अर्थात पाचन प्रक्रिया पर उन्होंने जो काम किया था उसी के ऊपर उनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पावलोव के द्वारा जो कुत्ते पर प्रयोग किया गया था उस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, जो कि पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है आपका, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को किसी और नाम से अगर कहेंगे तो वो होगा आपका अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत का एक और नाम है और वह नाम है आपका अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। कई बार ये भी प्रश्न आपका सीटेट में आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका, पावलोव के सिद्धांत हैं। तो दोस्तों पावलोव के कौन से सिद्धांत हैं? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये तीनों जो सिद्धांत हैं ये कौन दिया था? पावलोव ने दिया था। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपने सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो दोस्तों पावलोव ने जो अपने सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए पुस्तकें लिखी थी उसका नाम है कंडीशन रिफ्लेक्सेज एंड लेक्चर्स ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेज। अगला प्रश्न है आपका, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो दोस्तों क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में आपका पुनरावृत्ति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपन क्या है? तो दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में जो प्राकृतिक उद्दीपन है वो आपका भोजन है। अगला प्रश्न है आपका, कुत्ते के मुंह में लार आना किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों कुत्ते के मुंह में जो लार आता है वह आपका स्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, घंटी का बजना क्या है? तो दोस्तों घंटी का बजना आपका अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका, समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है? तो दोस्तों समय की पाबंदी का ज्ञान आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अर्थात उससे पता चलता है। अगला प्रश्न है आपका, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में पहले क्या आता था? तो दोस्तों पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में सबसे पहले ध्वनि आती है, उसके बाद भोजन आता है, तब जाकर ये क्रिया चालू होती है। अर्थात पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर, उसमें पहले कुत्ता घंटी बजाता है, उसके बाद उसको भोजन दिया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत आपका पावलोव के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था।
अब अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे। दोस्तों इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके सभी पावलाव से संबंधित थे। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये आपका थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, तो दोस्तों थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो आपका बिल्ली पर किया था। और इसके पहले अभी हम लोगों ने बात किया है पावलाव के बारे में, तो पावलाव ने जो अपना प्रयोग किस पर किया था, किस जानवर पर, वो कुत्ते पर किया था, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक के नियम कौन से हैं। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के जो नियम है वो पहला है आपका प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है आपका तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है आपका, एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है। तो दोस्तों एस प्रकार का जो अनुबंधन होता है वो आपका एसआर थ्योरी अर्थात क्रियाशील अनुबंधन होता है। अगला प्रश्न है आपका, स्किनर वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों स्किनर आपके अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर और थॉर्नडाइक जो है आपको दोनों, ये दोनों अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है आपका, स्किनर का पहला प्रयोग किस जानवर पर था। तो दोस्तों स्किनर ने जो अपना पहला प्रयोग किया था वो आपका चूहों पर किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ध्यान देते जाइएगा, पावलाव ने अपना जो प्रयोग किया था वो कुत्तों पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, और स्किनर जो है वो चूहों पर इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है आपका, स्किनर का द्वितीय प्रयोग किस जानवर पर था। तो दोस्तों स्किनर ने अपना पहला प्रयोग चूहों पर किया था, और स्किनर ने दूसरा प्रयोग आपका कबूतरों पर किया था। अगला प्रश्न है आपका, स्किनर का सिद्धांत क्या था। तो दोस्तों स्किनर का जो सिद्धांत था वो पहला था आपका सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, दूसरा था क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, और तीसरा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये दो अलग अलग सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है आपका, बीएफ स्किनर दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाले हैं। तो दोस्तों बीएफ स्किनर जो जिन दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाले हैं उनमें आपका पहला है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपन प्रसूत सिद्धांत, अर्थात पहला क्रिया प्रसूत और दूसरा उद्दीपन प्रसूत। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत का संबंध किससे है। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत का जो संबंध है वो आपका उत्तेजना से है। अगला प्रश्न है आपका, उद्दीपन प्रसूत का संबंध किससे है। तो दोस्तों उद्दीपन प्रसूत का संबंध आपका उद्दीपन से है। अगला प्रश्न आपका, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत आपका बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्किनर हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्किनर के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा किसने दिया। तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की जो अवधारणा है उसको भी स्किनर के द्वारा अर्थात बीएफ स्किनर के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा जाना जाता है। तो दोस्तों अर्थात क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2018 वाली परीक्षा में आ चुका है और इसी क्वेश्चन पर विवाद भी हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, कोहलर कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों कोहलर जर्मनी के निवासी थे। अगला प्रश्न है आपका, कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। तो दोस्तों कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वह वनमानुष अर्थात सुल्तान नामक बंदर पर सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आपका, कोहलर को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कोहलर को और उल्फगंग कोहलर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कोहलर के सिद्धांत को सूझ सिद्धांत या अंतःदृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कोहलर का विचार किस पर आधारित था। तो दोस्तों कोहलर का जो विचार है वो आपका गेस्टाल्टवादी विचारधाराओं पर आधारित था। अगला प्रश्न है आपका, कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतनी ही अधिक होगा, यह कथन किसका है। तो दोस्तों कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतनी अधिक होगा, यह कथन आपका कोहलर के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न आपका, सूझ का आधार क्या था। तो दोस्तों सूझ का जो आधार है वो आपका कल्पना था, इमेजिनेशन था। अगला प्रश्न है आपका, सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत किसकी देन है। तो दोस्तों सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत आपका गेस्टाल्टवादियों की देन है। अगला प्रश्न है आपका, कूटलेविन मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे। तो दोस्तों कूटलेविन मनोवैज्ञानिक जो है वो आपके जर्मनी के थे। अगला प्रश्न है आपका, कूटलेविन का सिद्धांत क्या था। तो दोस्तों कूटलेविन का सिद्धांत आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है और संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत को कूटलेविन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है आपका, टॉलमैन का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों टॉलमैन का सिद्धांत है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, अर्थात टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था।
अगला प्रश्न आपका सीएल हल का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो दोस्तों सीएल हल का सिद्धांत सबलीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात सबलीकरण के सिद्धांत को सीएल हल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आपका हल का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों सीएल हल का जो सिद्धांत है वो आपका अधिकतर थॉर्नडाइक के नियम पर ही आधारित है, अर्थात सीएल हल और थॉर्नडाइक का जो नियम है वो लगभग सेम टू सेम मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है आपका जीन पियाजे के सिद्धांत निम्नवत हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो चारों सिद्धांत दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है आपका संवेदी पेशी गामक अवस्था, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच होता है, तीसरा होता है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच होता है, और चौथा होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है। तो ये टोटल जो 4 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चा जो अमूर्त चिंतन करता है वो अवस्था होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसका उम्र होता है 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक। अर्थात जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है आपका किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है, इस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास बालकों में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा किस सिद्धांत में क्यों और कैसे का प्रश्न करता है? तो दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चा क्यों और कैसे का प्रश्न आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। अर्थात क्यों और कैसे का प्रश्न बच्चा 2 साल से लेकर के 7 वर्ष की उम्र में जब आता है तो वह क्यों और कैसे का प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है आपका पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों पियाजे जो है मुख्यतः ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को विभाजित किया है जो इस प्रकार से है। पहला है आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होता है, तीसरा है आपका मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होता है, और चौथा होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है। तो दोस्तों ये टोटल जो पियाजे के 4 संवेगात्मक अवस्थाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका ये बुद्धि के चार्ट बना करके हमने समझाया है बुद्धि के बारे में। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है आपका देखिए यहाँ पर पहला है आपका कार्यात्मक पक्ष, दूसरा है आपका संरचनात्मक पक्ष और तीसरा है आपका क्रियात्मक पक्ष। तो दोस्तों बुद्धि के जो 3 पार्ट हैं, पहला कार्यात्मक, दूसरा संरचनात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो कार्यात्मक में भी 2 पक्ष होते हैं, पहला होता है बुद्धि के कार्य और दूसरा होता है बुद्धि क्या है। और संरचनात्मक पक्ष में आपका बुद्धि के भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें बुद्धि की संरचना और बुद्धि के सिद्धांत होते हैं। उसके बाद फिर आपका क्रियात्मक पक्ष होता है। अब क्रियात्मक पक्ष में 3 पार्ट होते हैं, क्रियात्मक पक्ष में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है बुद्धि मापन, दूसरा होता है बुद्धि मापन की तकनीक और तीसरा होता है आपका बुद्धि परीक्षण का वर्णन। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बुद्धि की संरचना आप लोग देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बुद्धि, और बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है, पहला कार्यात्मक पक्ष, दूसरा संरचनात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। अब कार्यात्मक पक्ष में आपका बुद्धि के कार्य और बुद्धि क्या है आ जाता है। दूसरा जो संरचनात्मक पक्ष है इसमें आपका बुद्धि की संरचना और बुद्धि के सिद्धांत आ जाते हैं, और तीसरा जो क्रियात्मक पक्ष है, फंक्शनल पक्ष है, उसमें आपका बुद्धि मापन की तकनीक और बुद्धि परीक्षण का वर्णन आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह आपका वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगला प्रश्न है आपका बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो दोस्तों बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन आपका बर्किंघम के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बर्किंघम ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगला प्रश्न है आपका बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है, यह आपका टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है आपका बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, यह कथन किसने कहा था?
तो दोस्तों बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, यह कथन आपका प्रिंटर महोदय के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? प्रिंटर महोदय ने कहा था ये। अगला प्रश्न है आपका, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन आपका मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? कि सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि होता है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन आपका मैकडूगल के द्वारा कहा गया था। मैकडूगल ने कहा था बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता होती है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यह कथन आपका डेविड वैसलर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? डेविड वैसलर ने कहा था बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि बोध पर आधारित है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों बुद्धि बोध पर आधारित है, यह कथन आपका अल्फ्रेड बिने ने कहा था। अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि बुद्धि जो होती है वह आपका बोध पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है आपका, एक खंड सिद्धांत किसने दिया था? अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही। तो दोस्तों बुद्धि के एक खंड सिद्धांत को अल्फ्रेड बिने, टर्मन और साइमन स्टर्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इन्होंने तीनों ने मिलकर एक खंड सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आपका, बुद्धि के दो खंड सिद्धांत किसने दिए थे? तो दोस्तों बुद्धि के दो खंड सिद्धांत को स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि के तीन खंड सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि के तीन खंड सिद्धांत को भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। अगला प्रश्न आपका, बुद्धि का बहुकारक या आणविक सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को आणविक सिद्धांत भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी परीक्षा में बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बुद्धि का आणविक सिद्धांत पूछ लिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसी को कहते हैं आणविक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि के बहुकारक या आणविक सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बुद्धि की संरचना सिद्धांत को जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि के तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का जो तरल ठोस सिद्धांत है वो आरबी कैटल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो आपका फिलिप बर्नन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो आपका हॉवर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत आपका रॉबर्ट स्टैनबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत आपका जेपी दास के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना आपका लिपजिंग नगर जर्मनी में सबसे पहले स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, कौन कर्मचारी ग्रीनविच वेधशाला में त्रुटि किए थे? तो दोस्तों किरण ब्रूक एक ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ग्रीनविच वेधशाला में त्रुटि किया था। अगला प्रश्न है आपका, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध कितने वर्ष के बालकों से होता है? तो दोस्तों बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध आपका 3 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस सन में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था? तो दोस्तों टर्मन ने बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो सन 1916 ईस्वी में दिया था। किसमें? 1916 ईस्वी में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। अगला प्रश्न है आपका, जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों जिन बालकों की बुद्धि जड़ बुद्धि होती है उनका जो औसत बुद्धि लब्धि परीक्षण होता है उसमें उनकी बुद्धि लब्धि आपका 71 से कम होता है। अर्थात जिस भी बालक या बालिकाओं में बुद्धि लब्धि 71 से कम होगा उनको जड़ बुद्धि कहा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जेपी गिलफोर्ड के त्रिबीमा के सिद्धांत में उत्पाद बीमा कितने तत्व या कारक हैं? तो दोस्तों जेपी गिलफोर्ड के त्रिबीमा के सिद्धांत में उत्पाद बीमा जो है वो टोटल 6 कारक उसमें शामिल हैं।
अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ होती है? तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण की शुरुआत आपका फ्रांस में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था और फ्रांस के विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया था? तो दोस्तों लेवेटर नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का जो आधार है वो शारीरिक लक्षणों को देखते हुए बताया था। अगला प्रश्न है आपका, शाब्दिक समूह परीक्षण। तो दोस्तों शाब्दिक समूह परीक्षण का प्रतिपादन डॉक्टर जे मोदे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अर्थात डॉक्टर जे मोदे ने शाब्दिक समूह परीक्षण का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है आपका, बैटरी बुद्धि या क्रिया परीक्षण समूह। तो दोस्तों बैटरी बुद्धि या क्रिया परीक्षण समूह का प्रतिपादन डॉक्टर CM भाटिया के द्वारा किया गया था। अर्थात बैटरी बुद्धि या क्रिया परीक्षण समूह विधि का प्रतिपादन डॉक्टर CM भाटिया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो दोस्तों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन डॉक्टर S जलोटा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर S जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का शुरुआत किया था, अर्थात प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है आपका, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो प्रतिपादन है वो प्रयाग मेहता के द्वारा किया गया था। अर्थात प्रयाग मेहता ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि। तो दोस्तों व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो साधारण विधि होती है उसको प्रश्नावली विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नावली विधि। अब दोस्तों आखिरी प्रश्न होगा आपका 100वें नंबर पर, अर्थात 100 नंबर पर जो आपका प्रश्न होगा इस बाल विकास मनोविज्ञान की 6वें पार्ट की सीरीज में 100 नंबर पर जो प्रश्न होगा आपका, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो दोस्तों व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि आपका केस अध्ययन विधि होती है। दोस्तों इस प्रकार से आपका ये वीडियो CDP अर्थात बाल विकास मनोविज्ञान का ये 6वें पार्ट का वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके पहले ऑलरेडी बाल विकास मनोविज्ञान के 5 पार्ट के वीडियो बना करके हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और वो 5 पार्ट के वीडियो आपके सभी के सभी हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में ही हैं। अर्थात 2011 से लेकर 2019 तक के CTET के प्राथमिक स्तर और CTET के जूनियर स्तर, इसके अलावा UP TET के 2011 से लेकर 2019 तक प्राथमिक स्तर और UP TET 6 से 8 जूनियर स्तर 2011 से लेकर 19 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं CDP बाल विकास में, उन सभी मोस्ट प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, वो भी हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में। क्योंकि आपके जो परीक्षा आगामी होने वाले हैं CTET और UP TET की, उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन तैयारी कराने का वादा ऑल हिट एग्जाम चैनल के द्वारा जो किया गया है, वही उसी के अंतर्गत आप लोगों का समय बचाने के लिए उन्हीं प्रश्नों को हमारे चैनल पर आप लोगों को दिया जाता है वीडियो के रूप में, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त हो सके कम से कम समय में। तो दोस्तों उसी के लिए ये आपका नोट्स के रूप में ये वीडियो आप लोगों को हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के आगामी CTET और UP TET की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको CTET, UP TET और सभी राज्यों की टेट परीक्षाओं के अलावा सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बहुत ही सिंपल और सरल भाषा हिंदी भाषा में कराई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।